हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की सूरत हाल में बड़ी ड्रामाई सी तब्दीली हमने देखी कि वो वहाँ का जो सरदारों का एक जो सिस्टम है, वहाँ का एक जो रिवायती वहाँ का जो कबायली सिस्टम, उसमें एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली आई है कि एक ख़ातून, एक लड़की जो है वो आती है, वो इस्लामाबाद आती है, आपकी गवर्नमेंट होती है, उसकी ट्रीटमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट उस वक्त करती है, उधर से वो एक पिक्चर जो उसकी जो दुनिया में जाती है कि एक मज़लूम है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, और उसके बाद वो फिर हीरो बन जाती है। और उसके बाद अब वो जिस तरह के जलसे बलूचिस्तान में कर रही है, और जिस तरह ये गिरफ़्तारी से पहले की जो सूरत हाल थी कि वहाँ के सरदार भी कहते हैं कि हम इर्रेलेवेंट हो गए हैं, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए अदिल, एक तो हमारे यहाँ ज़ाहिर सोशल मीडिया के आने से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के क्रिएट होने से जो मैसेजिंग का वो है टूल है, वो बड़ा डिफरेंट हो गया, और वो लोगों की जहनसाजी में, लोगों की ओपिनियन मेकिंग में बड़ा डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। आप 2005 ऑनवर्ड जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में आया तो टीवी की एक अपनी सेंक्टिटी थी, प्राइवेट टीवी ने जो है ना उसको रिप्लेस किया, और उस रिप्लेसमेंट में उसने एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। जो 8 से 9 एंकर पर्सन्स थे, वो मिनी गॉड्स का स्टेटस उन्होंने हासिल कर लिया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड ऑल्सो, और इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक ओपिनियन। अब एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, और आपको वो जो खुदा नुमा कैरेक्टर्स थे ना, वो डाइल्यूट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ वो रेलेवेंट हो रहे हैं जो डिजिटल स्पेस में अपनी एग्जिस्टेंस कायम रख सकें। अगर ना रख सकें तो ये डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे सारे। इस तमाम मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने का बैकग्राउंड की वजह क्या थी कि ये स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह बनाने में इनका बड़ा किरदार होता है। मिसाल के तौर पे मारंग साहिबा के हवाले से गुफ्तगू हुई कि वो इस्लामाबाद आई, एक शख्स को जो है ना वो तुर्बत में गालिबन उसकी हलाकत हुई थी, और उसके लिए FIR दर्ज होनी थी, और उन्होंने ये एहतजाज का रुख तुर्बत से शुरू करके 1700 मील आके इस्लामाबाद में रुक गए, और इस्लामाबाद में एक मॉब यहाँ से जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे वो भी इनके साथ मिल गए, और उन्होंने जलाओ घेराव के तहत पथराव वगैरह किया, तो जिस पे पुलिस ने लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सर्दियों के दिन थे। अब वाटर कैनन के इस्तेमाल को फिर मैं दोबारा आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि पूरी दुनिया, मैंने एम्बेसडर्स से भी बात की कि जितने भी हमारे वेस्टर्न एम्बेसडर्स हैं ना, नॉर्वे से लेके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके, यूके से लेकर US, इन तमाम से मैंने पूछा कि आपके ममालिक में वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है जब मॉब आती है? कहते हैं हाँ। तो मैं जब वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यजीद की औलाद बन गया हूँ, बाकी पूरी दुनिया ठीक है। और मेरा मीडिया खुद इस नुक्ते को समझे बगैर उसको हुसैनी काफ़िले का हिस्सा बना दिया और मुझे यजीदी काफ़िले का। अब मैं इस ट्रीटमेंट का क्या करूँ? आप मुझे बताएं, कोई भी काम, मुझे नहीं पता कि उस वक्त कोई एज अ प्राइम मिनिस्टर तो मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था फ़ोन करके पानी फेंको इन पे, लेकिन ज़ाहिर आपकी हुकूमत तो थी। मैं तो ऑन कर रहा हूँ। मैं, आप मुझे ज़ाहिर का लफ्ज़ इसलिए ना कहें, मैं उसको डिसऑन कर ही नहीं रहा हूँ। देखिए मैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन भी लोगों में यहाँ पे बड़े बड़े इनके हमायती जो कि दिल में या बज़ाहिर दोनों सूरतों में थे, मुझे ये बताएं कि क्या वाटर कैनन का इस्तेमाल गलत या सही उसको बाद में डिटरमिन होगा। क्या इसका इस्तेमाल जेंडर ख़वातीन हो, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, तीनों सूरतों में वो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो होता है या नहीं होता? इस सवाल का जब जवाब आ जाएगा मैं फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन मारंग जिसको लीड कर रही थी वो वायलेंट तो नहीं थे। फिर वही आप देखें ना, अब आप ऐसे लग रहा है कि उनकी वजाहत और वकालत कर रहे हैं। सवाल मैं चाहता हूँ कि आप इस पे खुल के बताएं। मैं तो खुल के बता रहा हूँ। वाटर कैनन टेररिस्ट के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। ये एक अजीब सा फ्रेमवर्क बना लिया कि जी वो तो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, वायलेंट तो नहीं थी। वेंडलिज्म, आप सड़क में रुकावट खड़ी करना,
ये तमाम चीज़ें कानून के तहत, आप ज़रा जाकर लंदन में M25 ब्लॉक करके दिखाएं ना मुझे, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। आप मैनहट्टन में गाड़ियों को रोकने के लिए 25th और 28th एवेन्यू के बीच में ज़रा बिस्मिल्लाह करके देखें ना, जितने UN के बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं, उन प्रोटेस्ट में से लकीरें खींच के देते हैं, उन लकीर के बाहर कदम नहीं रख सकते। ज़रा करके दिखाएं ना। अच्छा, आप मेरी अर्ज़ सुने, पहले ये फैसला करें कि ये वाटर कैनन जब इस तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का मॉब की तरफ जाता है, वैंडलिज्म की तरफ जाता है, इसका इस्तेमाल दुनिया भर में, दुनिया की डेमोक्रेसीज़ में होता है, लिबरल डेमोक्रेसीज़ में। तो मैं कोई फाशिस्ट था, मुझे बतौर हिटलर जो पेश किया जा रहा था, ये आखिर क्या रवैया था और क्यों था? लेकिन आपकी हुकूमत के इस इकदाम का फ़ायदा महारंग को हुआ, आपको तो नुकसान इस तरह हुआ, ऑप्टिक्स में वो हीरो बन गई। देखिए, वो इसलिए कि मैंने आपको कहा ना कि सोसाइटी तमाशबीन है, फ़रीक नहीं है। वो अपने आप को फ़रीक समझती ही नहीं है। उसने एक फ़रीक मारंग को समझ लिया, दूसरा रियासत को समझ लिया, और इसने कहा कि ये बेचारी निहायती लड़की है, इसके साथ ये मजलूम है, हमदर्दी इसके साथ होनी चाहिए। सारे खड़े हो गए और तमाशबीन के तौर पे रियासत को ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये अलमिया है। अगर आपको उनके पॉलिटिकल एजेंडा का, आपको उनके पॉलिटिकल मकासद का वजाहत के साथ इदराक होता, या बाकी मानदा पाकिस्तान को इदराक होता, तो शायद ये कैफियत ना हो। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसका मतलब है कि ये क्या करने आ रहे हैं? देखिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मैं उस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे उनके पूरे ख़ानदान को जानता हूँ, मैं उनके चचाओं को जानता हूँ, मैं उसके वालिद को जानता था, मैं उनके सियासी फ़िक्र, फ़लसफ़े, उनका तशद्दुद के साथ रिश्ता न रिश्ता, मुझे तो वो चीज़ें वजाहत के साथ पता है। मसला ये है कि बाकी बांदा पाकिस्तान वो ख़ुद कंफ्यूज रहना चाहता है। अब जब ख़ुद कंफ्यूज रहना चाहता है, उसका कोई इलाज नहीं। वो फ़ारसी में एक मिसाल है कि ख़ुद करदा रहा इलाज नेस्त, उनका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये तो बताएं कि वहाँ का जो सरदार सिस्टम है उसको तो चैलेंज कर दिया ना, वो तो खुद अब कह रहे हैं कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल गई। क्या ये बात दुरुस्त है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे तो हैरत नहीं होगी, और एज अ मिडिल क्लास पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये मेरे लिए अलमिया भी नहीं है कि उनके हाथ से निकल गई तो निकल गई, वो उनका मसला है। मैं उस क्लास से तो नहीं हूँ कि मैं इस पर परेशान हो जाऊँ। बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका रियासत के साथ किसी भी क्लास में, वो चाहे एलीट क्लास है, ट्राइबल एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, फाइनेंशियली लोअर क्लास है, वो गालिब अक्सरियत रियासत के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और एक मार्जिनल तादाद में लोग हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ असला उठाकर खड़े हुए हैं, और उसके बलबूते पे उनको एक ग्रोह सिविल पॉलिटिकल स्पेस उनको क्रिएट करके दे रहा है। ये है हमारी सिचुएशन। इसमें पूरी की पूरी गुफ्तगू इसी पैराडाइम के अंदर। कितने लोग हैं सर ये? कौन? ये जो लोग रियासत के खिलाफ असला उठा के खड़े हुए हैं। देखिए, असला उठा के जो एक्टिव लड़ने वालों की तादाद है, वो कोई जो इंटेलिजेंस एस्टिमेट है वो 2-2.5-3 हज़ार के आसपास है। उसमें मारे भी जाते हैं, नए भी रिक्रूट्स होते हैं, तो एक साइकिल है जो चल रहा होता है। ये नहीं है कि ये 2000 फिक्स जो है ना पिछले 40 साल से चल रहे हैं। कुछ लोग सरेंडर करते हैं, कुछ नए लोग चले जाते हैं। यानी ये लोग कहते हैं कि जी ये तादाद हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं इतने, जो लोग सरेंडर सब ये कहते हैं कि नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं, तो जो लोग सरेंडर हो रहे हैं आखिर उन्होंने माइनस भी तो होना था ना। तो कुछ लोग कम होते हैं, कुछ का इजाफा होता है। ये साइकिल 2 और 3 हज़ार के बीच में चल रहा होता है। अब बात किससे करनी है वहाँ हालात ठीक करने के लिए? किसी से तो करनी है, ज़ाहिर है सर, रियासत ने ही करनी है। और अब बात क्या महारंग से करनी है, सरदारों से करनी है, इंडिविजुअल से करनी है, कैसे करनी है, किसने करनी है? अच्छा, अब पहले तो इस सवाल पे आ जाते हैं कि क्यों करनी है बात। ये हमने फिर प्रिज्यूम कर लिया है कि बात करनी है, बात ही करनी है, और रियासत ने ही करनी है। ये तीनों चीज़ें हमने अपने आप को यकीन दिला दिया, ठीक है। मैं इस पे सवाल अगर उठाने की जसारत करूं आपके उस पे कि मैं क्यों बात करूं। शोरिश ख़त्म नहीं करनी, जैसे अभी आपने जवाब दिया कि शोरिश ख़त्म करने के, तो पहले मेरे पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए
कि क्या मेरे बात करने से शोरश ख़त्म हो जाएगी? अगर उसका जवाब हाँ में है तो मैं बात कर लूँगा, अगर उसका जवाब ना में है तो मैं बात क्यों करूँ? हल क्या है? ये गुफ्तगू करेंगे ना तो आपको हल के मतलब तरफ आएंगे ना। ये सिंपलिस्टिक व्यू ले लेना कि बात तो आखिर करनी है, पहले ये बताएं कि आप हैं किस फरीक के साथ। दो फरीक हैं वहाँ पे, एक मिलिटेंट से, दूसरी पाकिस्तान की रियासत है। पहले ये फैसला करें कि आप किस फरीक के साथ हैं। जब आप ये फैसला कर लें फिर ये बताएं कि जिस फरीक के साथ आप हैं आप क्या चाहते हैं, कि वो फरीक गालिब आए या दूसरा फरीक गालिब आए। जब ये डिसीजन भी हो जाए तो फिर उसके बाद ये गुफ्तगू होगी कि ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए गालिब होने के लिए, गुफ्तगू होनी चाहिए गालिब होने के लिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए, गुफ्तगू किसके साथ होनी चाहिए, ताकत का इस्तेमाल किसके साथ होना चाहिए। ये तमाम के तमाम एक बड़ी डेलिब्रेशंस हैं, थॉट प्रोसेस जो है जिसके अंदर एक संजीदा गौर और फिक्र की ज़रूरत है। ये किसी टीवी टॉक शोज़ में या किसी व्लॉग में या किसी जलसे में इसका फ़ैसला नहीं होना। सबसे बड़ा सवाल ये बलूचिस्तान के लोग मुझ समेत जो हमारी सियासी क़यादत है, हमें ये सवाल अपने लोगों के सामने रखना होगा कि एक मुसल्लह मुज़ाहिमत चल रही है, उसमें बलोच नौजवान ईंधन बन रहा है, क्या ये जंग लड़नी चाहिए, नहीं लड़नी चाहिए, क्या ये जंग डूएबल है, नॉन डूएबल है। इस पे आज तक मैंने गुफ्तगू नहीं सुनी, बल्कि ये देखिए जी, बात तो आखिर आपको करनी पड़ेगी। ये बात मैं कर रहा हूँ कि क्या ये जंग लड़नी चाहिए या ये जंग लड़नी चाहिए। जितने बड़े बड़े चैम्पियन हमारे बलोच राइट्स के हैं, क्या आप समझते नहीं हैं कि अगर ये वाकई मारंग समेत, अख्तर मेंगल साहब समेत, डॉक्टर मालिक साहब समेत, महमूद चगज़ई साहब समेत, जाम कमाल साहब समेत, मक्सी साहब समेत, सरफराज बुगटी साहब समेत और जितने लोग जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत है उनके समेत, सारावान के नवाब, जालावान के नवाब, सरदार समेत तमाम लोग, क्या हम ये सवाल करने पे, इस पे गौर करने पे अभी तक हमने उसका हक़ अदा किया है कि यार ये जंग लड़नी चाहिए, नहीं लड़नी चाहिए, और क्या ये जंग जीती जा सकती है या नहीं जीती जा सकती? आज तक ये गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन अब हल तो बताएं ना, आप बड़े हैं। देखिए, नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मगर मैं अपना छोटा मोटा किरदार अदा करूँ। देखिए, जब आप रियासत के अंदर ये तशद्दुद की बुनियाद पे लोगों को उनकी ज़बान और नस्ल को बुनियाद बनाकर एक फैशिस्ट टेंडेंसीज़ के तहत उनकी कत्ल व गारत करी शुरू कर दें और उसको जोड़ दें कि एक नया जोग्राफिया मैं उसका हसूल हासिल करूँगा और वो नई मुल्क तश्कील दे दूँगा, तो कौन सी दुनिया की रियासत है जो इसको इजाज़त देगी? लिहाजा जो स्मार्ट काइनेटिक्स है, जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, वो विदाउट कन्फ्यूजन वो इनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, और जो इनका हमायती हो, जो इनको सोशल और पॉलिटिकल स्पेस दे, दे शुड बी ट्रीटेड एज कोलैबोरेटर्स ऑफ द टेररिस्ट्स। उनको हीरो बना के पेश ना करें। जब आप उसको हीरो बना के पेश करेंगे, हमदर्दी पाकिस्तान में पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब आप उनका हकीकी किरदार और हकीकी चेहरा सामने लेकर आएंगे, तो फिर वो शख्स जो गोली चला रहा है उस मकसद में और जो ज़बान चला रहा है उस मकसद में, वो दोनों यकसा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आप समझते हैं ये 2-4 हज़ार लोग हैं, ये काबू कर लिए जाएंगे? देखिए, ये तो नजूमी का काम है कि वो आपको बताए कि 2-4 हज़ार लोग काबू होंगे या नहीं होंगे। मैं तो असेसमेंट दे सकता हूँ। मेरी असेसमेंट है कि एक न्यूक्लियर इक्विप्ड मुल्क जिसकी 7 लाख एक्टिव फोर्स है, फ़ौज है, और 20 लाख 22 लाख के करीब रिटायर्ड लोग हैं, ये 24 करोड़ 50 लाख 44,000 48,000 जो बाकी बच गए हैं, ये इनका मुल्क नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो 24 करोड़ 50 लाख अफराद का मुल्क है, इसको ये 4,500 अफराद ज़रूर तोड़ सकते हैं? मतलब मुझे हैरत हो रही है। अगर ये कैफियत है तो मेरे ख़्याल में ये प्रोग्राम बंद करके
हमें तर्क वतन करके किसी और वतन को बसा लेना चाहिए।